हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। आज हम स्टार्ट करेंगे एचएपी फर्स्ट का सेकेंड यूनिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल की एंड सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। बात करते हैं सेल के डेफिनेशन की, तो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या ये से कहे तो इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग मैटर। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन उसके सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर डिपेंड करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। सेल जो है लैटिन वर्ड सेला से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। जब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक स्मॉल रूम की तरह होता है, जिसमें साइटोप्लाज्मा और ऑर्गेनेल्स होते हैं। अगर इसके हिस्ट्री की बात की तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने इस सेल को डिस्कवर किया था और अपनी माइक्रोग्राफिया बुक में पब्लिश किया था। बाद में 1673 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने एक लिविंग सेल बैक्टीरिया की खोज की थी। जैकब मैथियन श्लाइडेन एंड थियोडर श्वान ने 1838 में डिस्कवर किया कि प्लांट एंड एनिमल पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन 1839 इन्होंने सेल थियरी को प्रपोज किया था। बाद में 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया कि ऑल लिविंग सेल्स कम फ्रॉम ओनली लिविंग सेल्स। तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेल थियरी की, तो सेल थियरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स से बने हुए हैं। सेकेंड वन इज ईच सेल इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हर एक सेल के अंदर एक प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म इसके इनसाइड होता है और साइटोप्लाज्म को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर किए रहता है विद और विदाउट सेल वॉल ऑन आउटसाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या तो सेल वॉल होगी या तो नहीं होगी। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ विर्चो ने इसे ही प्रपोज किया था कि जो नई नई सेल बनती हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पहले बनी हुई सेल्स से ही बनती हैं। फोर्थ पॉइंट, ऑल सेल्स आर सिमिलर इन फिजियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ऑल सेल जितनी भी सेल होती हैं वो फिजियोलॉजी में और केमिस्ट्री में सिमिलर होती हैं। द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सेल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन के रिजल्ट होती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल की, तो सेल जो होता है दो मेजर पार्ट से बना होता है, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन ये सेपरेट करता है सेल को सराउंडिंग फ्लूइड से। एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। इन दोनों को सेल मेम्ब्रेन सेपरेट रखता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सेपरेट रखता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म ये होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस विच मेक अप द सेल। सेल के जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिला के। अब हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इट कवर्स द सेल। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को कवर करे हुए रखती है। ये एक बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है जो मेनली फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। ये बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और इसका थिकनेस 7.5 टू 10 माइक्रोमीटर्स का होता है। ये मेनली कंपोज्ड होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जिनका अप्रोक्सीमेटली कंपोजिशन होता है 25%, कोलेस्टेरॉल 13%, प्रोटीन 55%, लिपिड 4% एंड कार्बोहाइड्रेट्स 3%। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। तो इसका पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। सेल को हार्मफुल एजेंट से या बाहरी आघातों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है। ये एक बैरियर फॉर्म करता है ताकि जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स हैं उनसे बचा जा सके। ये अलाउ करता है केवल फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को सेल में एंटर होने के लिए। इनका एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सेल एब्जॉर्ब करती है मॉलिक्यूल्स को, उनको एनगल्फ करते हुए, मतलब उनको अपने अंदर निगलने के लिए। इसी को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का उल्टा। ये गैसेस का भी एक्सचेंज करते हैं और सेल के शेप और साइज को भी ये मेंटेन करते हैं। अब हम लोग आते हैं सेल के अंदर के पार्ट पे, जो है साइटोप्लाज्म। ये मेनली 2 जोन्स से बना होता है, एक एंडोप्लाज्म
जो होता है एक्टोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, और एक्टोप्लाज्म जो जस्ट सेल मेम्ब्रेन के नीचे होता है। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक साइटोसोल, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, या जिसे हम लोग हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं। ये मेनली 70% ऑफ द सेल का वॉल्यूम बनाते हैं और मेनली वाटर, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सॉल्युबल प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लूकोज के बने होते हैं। एंड द सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें से नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स जैसे कि कोई भी कंपाउंड हो गया उन्हें इंक्लूजन्स कहते हैं, और जो लिविंग स्ट्रक्चर्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, जो मेम्ब्रेन बाउंड लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनल्स या ऑर्गेनॉइड्स कहा जाता है। इंक्लूजन की बात करें तो ये स्टोर्ड फूड के ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होते हैं उनसे कंस्टिट्यूटेड होते हैं। ये सिक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। इनमें ऑयल ड्रॉप्स, ट्राइग्लिसरॉल्स, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च ग्रेन्यूल्स आते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेनस एंड द सेकंड वन इज नॉन मेम्ब्रेनस। यानी कि ऐसे ऑर्गेनल्स जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है उन्हें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कहते हैं, और जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है उन्हें नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स या जिसे हम लोग वेसिकल्स भी कहते हैं, लाइसोसोम्स, स्फीरोसोम्स, माइक्रोबॉडीज जिनमें पेरोक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स आते हैं। और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स की बात करें तो इनमें मेनली आते हैं राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, सेंट्रियोल्स, सीलिया एंड फ्लैजिला फिलामेंट। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन द सेल की, जो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यूजुअली इनका डायमीटर बिटवीन होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर्स के। ये मेनली कंसिस्ट होता है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियर मैट्रिक्स के। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर एनवलप की। तो ये एक बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है जिनका आउटर लेयर जो होता है वो कनेक्टेड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और पेनिट्रेटेड बाय होते हैं न्यूक्लियर पोर्स में। इनके न्यूक्लियर एनवलप में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिनसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। इनके एरिया ऑफ पोर होता है 9 नैनोमीटर्स का। न्यूक्लियर क्रोमेटिन की बात करते हैं तो ये कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये बेसिकली कंसिस्ट करते हैं डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होता है मिलके बनाते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स। जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन छोटा हो जाता है और थिक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिन्हें हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। हर क्रोमोसोम में हजारों की संख्या में जीन पाए जाते हैं जो किसी भी सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं। आगे आते हैं, देखते हैं न्यूक्लियोलस की। तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, और बेसिकली ये रिच होता है आरएनए और प्रोटीन से। मतलब इसमें आरएनए और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बेसोफिलिक व्हेन स्टेन्ड विथ हीमोटॉक्सिसिलिन एंड इयोसिन। ये एनलार्ज हो जाते हैं व्हेन सेल इज एक्टिवली सिंथेसाइजिंग। जब सेल सिंथेसाइज होने लगता है तो ये इनलार्ज हो जाते हैं, मतलब अपना साइज बढ़ा लेते हैं ताकि प्रोटीन्स का सिंथेसिस ज़्यादा हो। अब आगे आते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स पे, या जिसे हम लोग न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। ये स्पेस को फिल करते हैं जो क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस के बीच में होता है न्यूक्लियस के। ये मेनली कंपोज्ड होते हैं प्रोटीन्स, मेटाबोलाइट्स एंड आयंस के। व्हेन इट्स न्यूक्लिक एसिड एंड अदर सॉल्युबल कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड। जब न्यूक्लियस के न्यूक्लिक एसिड और अदर सॉल्युबल कंपोनेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है तो एक फाइब्रिलर स्ट्रक्चर बचता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोस्केलेटन कहते हैं। न्यूक्लियोस्केलेटन कंट्रीब्यूट करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन बेस टू विच डीएनए लूप्स आर बाउंड। तो एक प्रोटीन बेस का फॉर्मेशन करता है जिनसे डीएनए लूप्स बंधे हुए। अब हम लोग देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो ग्रीक वर्ड माइटोस और कॉन्ड्रियन से मिलकर बना हुआ है। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। तो जब हम लोग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक थ्रेड एंड ग्रेन्यूल टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। इसे सबसे पहले कोलिकर ने 1880 में देखा था और इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने 1898 में। किन्सबरी और उनके कोवर्कर्स ने इसे साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन भी कहा था 1948 में।
बाद में इसे पावर हाउस ऑफ द सेल हेजबूम ने कहा। ये एक स्फेरिकल या फिलामेंटस ऑर्गेनल होता है जिसकी वाइड्थ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 माइक्रोमीटर्स होती है। ये एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक सेल में अलग अलग नंबर्स में होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देखा जाए तो लिम्फोसाइट्स में बहुत ही कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जबकि लीवर सेल्स में 100 से भी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में अप्रॉक्सीमेटली 2000 से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सेलुलर पावर प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इनका प्राइमरी फंक्शन होता है एनर्जी जनरेट करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसीलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म के उस पार्ट्स में ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं जहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे कि एपिकल एंड्स ऑफ सीलिएटेड सेल्स। अब इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स होती हैं जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, जिनमें बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। इनर कैविटी जो होती है एक मैट्रिक्स से भरी होती है, जिसमें लार्ज क्वांटिटी में एंजाइम्स डिसॉल्व होते हैं जो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स से। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें तो ये फॉर्मेशन करते हैं एटीपी का वाया द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उनके रिएक्शन जो होते हैं उनके वो होते हैं क्रिस्टी पे। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होती है, उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में TCA साइकिल के थ्रू एंटर करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरीज अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेड, इलेक्ट्रॉन के जो कैरियर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो सिचुएटेड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिचुएटेड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब आते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स पे, जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एल्बर्ट क्लाउडेड ने ER को डिस्कवर किया था, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो कि एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, सिस्टर्नी आदि का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड द सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये SER। ये एक्सटेंसिव नेटवर्क होते हैं मेम्ब्रेन लिमिटेड चैनल्स के, एंड द इनर लिम्ब इज कंटिन्यूअस विद सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो इनका इनर लिम्ब होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। दिस पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्ट एज सिस्टर्न ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एक सिस्टर्न की तरह काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसके आउटर सरफेस पे, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये सेग्रीगेशन करते हैं प्रोटीन्स का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का ग्लाइकोसिलेशन करते हैं, और ये फॉस्फोलिपिड्स का भी सिंथेसिस करते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड्स, जो न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनका ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करते हैं जब वो साइटोप्लाज्म में पहुंचते हैं, तो वो ये प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स ताकि वो डिटॉक्सिफाई कर सकें सब्सटेंसेस को। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पॉइंट्स की बात करें तो इनका सिंथेसिस करते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स का, फॉस्फोलिपिड का भी सिंथेसिस करते हैं, ये ड्रग्स का भी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। इनका एक और फंक्शन होता है ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करना, और इनका मेन फंक्शन होता है कैल्शियम का स्टोर करना। जब SER क्या करते हैं कि मसल सेल्स में कैल्शियम को स्टोर करते हैं ताकि जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े वो उन्हें रिलीज़ कर सकें। अब आते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स पे, तो इसे हम लोग गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसे सबसे पहले जॉर्ज ने 1867 में देखा था, बाद में इसे 1898 में गोल्गी ऑपरेटर्स इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्गी ने दिया था। ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट RBC ऑफ मैमल्स एंड द सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट्स। गोल्गी ऑपरेटर्स मेनली 4 पार्ट से बने होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स।
ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करके उन्हें पैक करते हैं और लिपिड्स को भी ये पैक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग पैथवे देख सकते हैं RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब प्रोटीन बनाता है तो वहाँ से सिस गोल्गी यानी कि सिस फेस होता है गोल्गी एपरेटस का, वहाँ पे पहुँचता है। फिर ये मीडियन गोल्गी में पहुँचता है, वहाँ से ट्रॉस गोल्गी के पास ट्रांसपोर्ट होता है और वहाँ से सिक्रेटरी वेसिकल्स या लाइसोसोम या पैरोक्सिसोम के पास पहुँचता है। गोल्गी एपरेटस के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। ये ग्लाइकोसिलेशन और फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस करते हैं। ग्लाइकोसिलेशन करने का मतलब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये फॉस्फोरिल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये पैक करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। जितने भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको पैक करना, कंसंट्रेट करना और स्टोर करना। ये मेम्ब्रेन्स का भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का भी प्रोडक्शन करते हैं और इनका जो मैट्रिक्स होता है वो कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्म करता है। आते हैं लाइसोसोम पे। लाइसोसोम भी दो ग्रीक वर्ड लाइसिस और सोमा से मिलकर बना हुआ है, जिसमें लाइसिस का मतलब होता है डाइजेस्ट करना या लूज करना और सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो ऐसे ऑर्गेनल्स या बॉडी जो डाइजेशन का काम करते हैं। इसे बेल्जियम साइंटिस्ट क्रिश्चियन ड्यूडुओ ने 1955 में डिस्कवर किया था। बाद में 1956 में नोविकोफ ने इसे लाइसोसोम नाम दिया। ये मेनली कंटेन करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट क्रिस्टलाइन या सेमी क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में मेनली प्रेजेंट होते हैं एसिड फॉस्फेटेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, प्रोटीएज, सल्फेटेज, लाइपेज, ग्लाइकोसाइडेजेस एटसेट्रा। इन्हें एसिड हाइड्रोलेजेस भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो यूजुअली फंक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम में। इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें लार्ज नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं या एसिड हाइड्रोलेजेस भरे रहते हैं जो सुसाइड बैग की तरह काम करते हैं। ये सारे एनिमल सेल में पाए जाते हैं एक्सेप्ट द RBCs। लाइसोसोम पास थ्रू होता है वेरियस स्टेजेस से। जब इनका प्रोसेस हो रहा होता है या जब ये बन रहे होते हैं तो ये वेरियस स्टेजेस से गुजरते हैं जिसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये मेनली 4 टाइप के होते हैं उनके मॉर्फोलॉजी और फंक्शन के हिसाब से। प्राइमरी लाइसोसोम्स, ये न्यूली पीस्ड ऑफ वेसिकल्स होते हैं, नए नए बने हुए वेसिकल्स होते हैं जो जनरली फ्यूज होते हैं सम एंडोसोम्स। ये एंडोसोम्स से फ्यूज होते हैं ताकि ये फुल्ली फंक्शनल हो सकें और ये स्मॉल होते हैं साइज में। सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करें तो ये हेट्रोफैगोसोम्स या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम यानी जिसे हम लोग हेट्रोफैगोसोम्स या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं, ये फ्यूजन से बनते हैं किसके, फूड कंटेनिंग फैगोसोम्स विथ लाइसोसोम्स। जितने भी फूड कंटेनिंग फैगोसोम्स होते हैं वो लाइसोसोम से मिलके बनते हैं तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। डाइजेशन इनमें, डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो सेकेंडरी लाइसोसोम के लिए छोड़ दिया जाता है। तीसरा आता है रेजिडुअल बॉडीज या टर्शियरी लाइसोसोम्स। रेजिडुअल बॉडी या टर्शियरी लाइसोसोम में इनडाइजेस्टेबल जो फूड होता है वो छोड़ा जाता है। ये पास होता है आउटवर्डली एंड फ्यूजेस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं ताकि जो सेल का डेब्रिस है उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सोसाइटोसिस या ईफेजी प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाला जा सके। अब आते हैं फोर्थ टाइप पे जो है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स या जिसे ऑटोफैगोसोम्स या ऑटोलाइसोसोम्स भी कहा जाता है। ये मेनली प्रोड्यूस होते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ ए नंबर ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं उनके अराउंड ये फ्यूज होते हैं डीजनरेटेड इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स। जितने भी इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डीजनरेट हो जाते हैं या जो डिस्ट्रॉय होने वाले होते हैं उनके साथ प्राइमरी लाइसोसोम से मिलके ये बने होते हैं। ये सेल डेब्रिस को डाइजेस्ट करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेजी या ऑटो डाइजेशन। लाइसोसोम्स के फंक्शन देखते हैं तो लाइसोसोम जो है सेल को अलाउ करता है डाइजेस्ट करने के लिए डैमेज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर। जब डैमेज्ड हो जाती है या ओल्ड होने लगती है तो लाइसोसोम उन्हें डाइजेस्ट करता है। फूड पार्टिकल्स जो इंजेस्टेड होते हैं सेल से, जब सेल फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करती है तो उन्हें भी डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम करता है। ये अनवांटेड मैटर जस्ट सच एज बैक्टीरिया, जितने भी हार्मफुल एजेंट्स होते हैं उन्हें भी ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती है।
और रिमूवल ऑफ एक्सेसिव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन सेल। जितने भी एक्सेसिव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं सेल में उन्हें भी रिमूव करती है। और अनवांटेड सेल्स इन एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में जितनी भी अनवांटेड सेल्स होती हैं उन्हें ये सुसाइड बैग के थ्रू डिस्ट्रॉय करती है। अब आते हैं माइक्रो बॉडीज़ पे। तो ये स्मॉल सेल ऑर्गेनल्स होती है जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती हैं और एब्जॉर्ब करती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, ताकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, और जो रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होती है। ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, जो पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। तो पेरोक्सिसोम को डिस्कवर किया था डी डुवे ने 1965 में, और डी डुवे ने ही इसे पेरोक्सिसोम नाम दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं लिवर और किडनी सेल्स में। इनके फंक्शंस देखते हैं तो ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये H2O2 के एक्यूमुलेशन को भी प्रिवेंट करते हैं सेल में। ऐसे रिएक्शंस जो फॉर्मेशन करते हैं बाइल एसिड्स का और कोलेस्ट्रॉल का, उनके भी लोकलाइजेशन जो होता है पेरोक्सिसोम में ही होता है। पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स की डिफिशियंसी से जेल्विगर सिंड्रोम हो सकता है। ग्लाइऑक्सिसोम को डिस्कवर किया था ब्रेडेनबिग ने 1967 में। ये मेनली कंटेन करते हैं एंजाइम जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के लिए ज़रूरी होता है और ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे के लिए ज़रूरी होता है। ये हेल्प करते हैं फैटी एसिड के कन्वर्जन को कार्बोहाइड्रेट्स में, और ये केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स इन द सेल। ये नेकेड राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, मतलब कि इनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के साइट होते हैं। इन्हें मेनली प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पैलेड ने 1955 में डिस्कवर किया था, और बाद में रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने 1958 में इन्हें राइबोसोम्स नाम दिया। ये मेनली कंपोज्ड होते हैं 65% राइबोसोमल आरएनए एंड 35% राइबोसोमल प्रोटीन्स। ये मेनली टू सेपरेट यूनिट्स, एक लार्ज लोअर सब यूनिट एंड द स्मॉल अपर सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। जो लार्जर सब यूनिट होता है वो डोम शेप्ड का होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो एलिप्सॉइड शेप का होता है। राइबोसोम के मेन 4 स्पेसिफिक अटैचमेंट्स होते हैं: mRNA बाइंडिंग साइट, ए और अमीनो एसिड साइट, पी और पेप्टाइडल साइट, ई और एग्जिट साइट। ये 4 साइट मेन होते हैं राइबोसोम पे। और राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसमें राइबोसोम mRNA का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो ऐसे फाइबर्स जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को मेंटेन करते हैं और ओरिएंटेशन करते हैं सेल ऑर्गेनल का और उनके डिस्ट्रीब्यूशन का भी, कि किस हिसाब से सेल ऑर्गेनल ओरिएंटेड हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसी भी सेल में। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो ये स्ट्रेट हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वॉल जो होती है वो 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बनी हुई होती है। ये अल्टरनेट स्पाइरल्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। स्पाइरल्स मतलब प्रोटीन के जो चेन होती है उनके घुमावदार स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इनका डायमीटर 25 नैनोमीटर्स का होता है, और ये फॉर्मेशन इनका जो होता है वो स्पेशल साइट्स यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स MTOC, यहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है। इनके फंक्शन को अगर देखते हैं तो ये स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम्स, सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडीज, फ्लैजिला एंड सीलिया के, और ये प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी एंड द शेप टू द सेल्स। सेल कितना रिजिड है और कैसा उसका शेप है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसाइड करते हैं। ये सेल डिफरेंशिएशन में भी वाइटल रोल इनका होता है, और ये सेल पोलैरिटी को भी डिटरमाइन करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स: केराटिन, न्यूरोफिलामेंट्स, वाइमेंटीन्स, ग्लियल फिलामेंट्स एंड द डेस्मिन्स। ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्टिंग फ्रेमवर्क विद इन द सेल। जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं उनको सपोर्ट, उनके फ्रेमवर्क को ये सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल में एक बास्केट लाइक नेटवर्क
जो इंटरमीडिएट फिलामेंट से अटैच्ड होता है और उसी से एक जगह पे ये रहता है। सेंट्रियोल जो होता है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इनका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 15 माइक्रोमीटर होता है, जो 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर लेंथ में होते हैं। सेंट्रियोल्स के पेयर को डिप्लोसोम कहा जाता है। डिप्लोसोम जो होता है कॉमन स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म में, जिन्हें सेंट्रोस्फियर या काइनोप्लाज्म कहा जाता है। इनका कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फॉर्म्ड होता है सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोस्फियर से, जिन्हें हम लोग मिला के सेंट्रोसोम कहते हैं। एक सेंट्रियोल में एक 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं। जो फाइब्रिल्स होते हैं वो सेंटर में एब्सेंट होते हैं और ये 9+0 के अरेंजमेंट में बने होते हैं। जितने भी फाइब्रिल होते हैं वो 3 सब यूनिट्स, जिन्हें ट्रिपलेट फाइब्रिल कहा जाता है, उनसे बने होते हैं। Adjacent triplet fibrils are connected by CA proteinaceous linker. तो जितने भी आसपास के ट्रिपलेट फाइब्रिल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं CA प्रोटीनेशियस लिंकर से। इनका जो सेंटर होता है वो रॉड शेप्ड होता है और प्रोटीनेशियस मास जो होता है उसमें वो हब होता है। फ्रॉम द हब 9 strands develop towards the peripheral triplet fibrils known as spokes. तो जितने भी हब से 9 strands निकले हुए होते हैं, जो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स की तरफ निकले हुए होते हैं, उन्हें स्पोक्स कहा जाता है और जो कार्ट व्हील अपीयरेंस की तरह दिखते हैं। इनके फंक्शन होते हैं स्पिंडल फाइब्रल्स को ऑर्गेनाइज करना सेल डिवीजन के टाइम पे। ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर भी कहे जाते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं बेसल बॉडीज, जो सीलिया और फ्लैजिला को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल देता है। अब देखते हैं सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स या वेसिकल्स। ये सेल में पाए जाते हैं जो स्टोर करते हैं प्रोडक्ट्स को। जब भी कोई सिग्नल जो मेटाबॉलिज्म या हार्मोनल या न्यूरल मैसेज आए ना, उसके रिलीज़ के लिए ये फॉर्म्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर गोल्गी ऑपरेटस कॉम्प्लेक्स में। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटस के फंक्शन में देखा था कि ये सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स या वेसिकल्स का फॉर्म करते हैं जो स्टोर करते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स को। तो ये कंटेन करते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट। जितने भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं उनके कंसंट्रेटेड फॉर्म को ये कंटेन करते हैं। सिक्रेटरी वेसिकल्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम को भी कंटेन करते हैं, इसीलिए इन्हें जाइमोजन ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। स्फीरोसोम्स जो होते हैं स्मॉल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। ये स्टोर करते हैं और सिंथेसिस करते हैं लिपिड्स का। इसे डिस्कवर किया था 1953 में पर्नर ने, और ये मेनली कंपोज्ड होते हैं 98% लिपिड और 2% प्रोटीन से।